नमस्कार। आज हम शब्दों की एक अनोखी कह सकते हैं जादुई दुनिया में झांकने वाले हैं। जी। इसके लिए हमारे पास शशि थरूर की किताब अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स पर आधारित एक काफी डिटेल्ड हिंदी सारांश है। जी, और इस सारांश के जरिए हम अंग्रेजी भाषा की जो जटिलताएं हैं, जो उसकी खूबसूरती है और कुछ ऐसे पहलू जो शायद हम रोजमर्रा में नोटिस नहीं करते, उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है, नियम है, इतिहास है, मजेदार किस्से हैं। सही कहा। तो ये जो सारांश हमारे पास, ये उस दुनिया का एक दरवाजा खोलता है। तो चलिए इस सारांश के साथ शब्दों के इस आश्चर्य लोक की सैर करते हैं। किताब का पूरा टाइटल है अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेज। और मकसद लगता है बिल्कुल साफ है, अंग्रेजी भाषा की जो पेचीदगियां हैं, उसका जो सौंदर्य है, उसे सामने लाना। तो इस सारांश में क्या खास बातें हैं? देखिए, शुरुआत ही काफी दिलचस्प है। सारांश बताता है कि ये किताब असल में थरूर के एक पुराने कॉलम से निकली है। अच्छा, कॉलम से? हाँ, वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स नाम का कॉलम था। खलीज टाइम्स के लिए लिखते थे। हाँ। बाद में वही आइडियाज और बढ़कर 101 निबंधों की शक्ल में एक किताब बन गए। अरे वाह! मतलब एक छोटे कॉलम से इतनी बड़ी किताब, ये दिखाता है कि भाषा पर छोटी बातें भी कितनी गहरी हो सकती हैं। बिल्कुल। और फिर इसकी जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, वो भी सोचा समझा लगता है। हाँ, सारांश में लिखा है कि 13 अलग-अलग सेक्शंस हैं। जी, 13 खंडों में बांटा गया है। तो ऐसा नहीं कि बस निबंध एक के बाद एक रख दिए। हाँ। हर सेक्शन का अपना फोकस है, जैसे शब्द, फिर वाक्य, फिर ग्रामर, भाषा कैसे पैदा हुई, अंग्रेजी दुनिया में कैसे फैली, उसके अलग अलग रूप। तो पढ़ने वाले के लिए आसान हो जाता होगा, मतलब अपनी मर्जी से कोई सेक्शन उठा लिया। हाँ बिल्कुल। और निबंध भी ज्यादातर छोटे हैं, 2-3 पेज के, कुछ थोड़े लंबे होंगे शायद। हाँ। तो आप एक बार में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ सकते हैं, भारी भरकम नहीं लगता। ये तो अच्छा है। अब आते हैं मेन कंटेंट पर। इसमें है क्या ऐसा जो इसे खास बनाता है? सारांश कहता है हर निबंध या तो किसी एक शब्द पर है, या मुहावरे पर, या ग्रामर के किसी नियम पर। हाँ, या भाषा की किसी अनोखी बात पर। जैसे सारांश में जिक्र है इंडियनिज्म्स का। इंडियनिज्म्स मतलब जो हम भारतीय अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं। हाँ वही, जैसे प्रीपोन कहना या व्हाट इज योर गुड नेम पूछना। आमतौर पर इसे शायद गलत माना जाता है, पर थरूर का इस पर नजरिया थोड़ा अलग है। उस पे आएंगे हम। दिलचस्प। और इसके अलावा? स्पेलिंग वगैरह। हाँ, स्पेलिंग की जो गड़बड़ियां हैं अंग्रेजी में, उस पर बात है। शब्दों के जुड़ने पर, मतलब कंपाउंडिंग पर, और भाषा के अलंकार भी। अलंकार, जैसे हिंदी वाले उपमा रूपक। हाँ, कुछ वैसे ही। सारांश में मेटाफर यानी रूपक का जिक्र है। ऑक्सीमोरॉन है, विरोधाभास, जैसे ओपन सीक्रेट। अच्छा, खुली हुई गुप्त बात। बिल्कुल। या स्वीट सॉरो। ये दिखाता है कि भाषा कैसे खेलती है शब्दों से। और एक और चीज थी सारांश में, स्पूनरिज्म। ये क्या भला है? स्पूनरिज्म, ये मजेदार चीज है। जब किसी फ्रेज में दो शब्दों की शुरू की आवाजें गलती से बदल जाती हैं, जैसे लाइटिंग अ फायर की जगह अगर मुंह से निकल जाए फाइटिंग अ लायर। हाँ, समझा। तो ऐसी मजेदार गलतियों पर भी ध्यान दिया है। हाँ, भाषा का ये खेल वाला मजाहिया पहलू भी थरूर दिखाते हैं। तो ये सिर्फ रूल्स नहीं है। तो फिर और क्या है? देखिए, सबसे आकर्षक बात यह है कि थरूर भाषा को एक जीती जागती, बदलती हुई चीज मानते हैं। सारांश जोर देता है कि वो लोन वर्ड्स पर बहुत ध्यान देते हैं, मतलब वो शब्द जो अंग्रेजी ने दूसरी भाषाओं से लिए हैं। अच्छा, जैसे हिंदी से जंगल, बंगलो। हाँ बिल्कुल। और लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, अरबी, न जाने कहाँ-कहाँ से शब्द आए हैं। ये दिखाता है कि भाषाएं मिलती जुलती हैं, एक दूसरे पर असर डालती हैं। ये शब्द तो फिर इतिहास के गवाह हो एक तरह से। एकदम सही। हर लोन वर्ड के पीछे एक कहानी है, और इसी से जुड़ा है शब्दों के मतलब का बदलना, जिसे कहते हैं लेक्सिकल एवोल्यूशन। मतलब शब्द का अर्थ समय के साथ बदल जाता है। हाँ, आज जो मतलब है 100 साल पहले शायद वो ना रहा हो। भाषा स्थिर नहीं है, वो बहती रहती है। और इसी बहाव का नतीजा है अंग्रेजी के अलग-अलग रूप, जैसे ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन। बिल्कुल, ये भी भाषा के विकास का ही हिस्सा है। तरूर इन सब पर भी बात करते हैं, उनकी अपनी खासियतें क्या हैं। ये दिखाता है कि अंग्रेजी अब सिर्फ इंग्लैंड की भाषा नहीं रही, ये ग्लोबल है और इसके कई लोकल रंग हैं। ये तो हुई भाषा की रंगत और गहराई की बात, पर क्या आम गलतियों पर भी कुछ कहा है जो हम सब करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल।
और यही ऐसे प्रैक्टिकल बनाता है। सारांश कहता है कि थरूर टाइपोस पर, मतलब टाइपिंग की गलतियों पर भी बात करते हैं और गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल पर, जैसे प्लियोनेज़म्स। प्लियोनेज़म्स ये क्या है? उदाहरण? जैसे हम कहते हैं फ्री गिफ्ट। अब गिफ्ट तो फ्री ही होता है। हाँ, सही बात है। तो फ्री शब्द एक्स्ट्रा है, या एग्जैक्ट सेम, या पास्ट हिस्ट्री। इतिहास तो होता ही पास्ट का है। थरूर इन पर ध्यान दिलाते हैं ताकि हम भाषा को ज्यादा सटीक तरीके से इस्तेमाल करें। तो मतलब ये सिर्फ नियम नहीं बता रहे, बल्कि असल इस्तेमाल में क्या हो रहा है, क्या कमियां हैं, क्या खूबियां, सब दिखा रहे हैं। बिल्कुल, भाषा को एक परफेक्ट सिस्टम की तरह नहीं, बल्कि एक इंसानी चीज की तरह पेश कर रहे हैं, जिसमें गलतियां भी होती हैं, मजाक भी होता है। सारांश में कुछ और खास टॉपिक्स का भी जिक्र था, जैसे पैसों से जुड़े शब्द, चुनावों की भाषा। ये तो बड़े अलग से लगे। हाँ, और यही इसका दायरा बढ़ाता है। ये निबंध दिखाते हैं कि भाषा समाज से कैसे जुड़ी है। पैसों वाले शब्द हमें इकोनॉमी, ट्रेड, समाज की वैल्यूज के बारे में बताते हैं। सोचिए, बैंकरप्ट शब्द कहाँ से आया होगा? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। या सैलरी का कनेक्शन नमक से है। सच में? जी हाँ, और चुनावी भाषा, उसका एनालिसिस हमें पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजीज, पब्लिक ओपिनियन को कैसे शेप किया जाता है, ये सब बताता है। कैसे नारे बनते हैं, कैसे शब्दों से भावनाओं को उकसाया जाता है। बिल्कुल, भाषा और पावर का गहरा रिश्ता है। और वो विराम चिन्ह, पंक्चुएशन, वो तो बहुत बेसिक लगता है। बेसिक है, पर कितना जरूरी है। एक कॉमा गलत जगह लग जाए तो मतलब ही बदल जाता है। हाँ, ये तो है। थरूर इस पर भी ध्यान देते हैं। सही पंक्चुएशन मतलब साफ सोच। तो देखिए, शब्दों के पीछे सिर्फ लिंग्विस्टिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, लॉजिक, सब कुछ है। वाह! तो ये किताब सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं, उन दुनियाओं के बारे में भी है जिनसे वो जुड़े हैं। लेकिन इतने ज्ञान के बीच क्या थरूर का अपना पर्सनल टच भी है? हाँ, और यही बात इसे और खास बनाती है। सारांश कहता है कि थरूर सिर्फ फैक्ट्स नहीं देते, वो अपने बचपन की यादें बताते हैं, अपने पिता का असर बताते हैं भाषा सीखने में। शब्दों के लिए अपना जुनून है, वो शेयर करते हैं। अच्छा। ये जो पर्सनल किस्से हैं, ये भाषा जैसे सूखे लग सकने वाले टॉपिक को भी एकदम मानवीय बना देते हैं। जुड़ाव महसूस होता है। हाँ, जब लेखक अपनी कहानी कहता है तो पढ़ने वाला भी जुड़ जाता है। लगता है कि बस जानकारी नहीं मिल रही, एक अनुभव साझा हो रहा है। बिल्कुल, और सारांश इस बात पर खास जोर देता है कि किताब की एक बड़ी खूबी यही है, ये भाषा जैसे विषय को बहुत ही मनोरंजक और ज्ञान बढ़ाने वाले अंदाज में पेश करती है। मुश्किल बातें भी आसान उदाहरणों से, मजेदार किस्सों से और शब्दों की उत्पत्ति की कहानियों से समझाई गई हैं। शब्दों की उत्पत्ति, एटिमोलॉजी। हाँ, एटिमोलॉजी। ये तो जासूसी कहानी जैसा हो सकता है। जानना कि कोई शब्द लैटिन से या संस्कृत से अंग्रेजी में कैसे आया, उसका रूप कैसे बदला, मतलब कैसे बदला, ये बहुत दिलचस्प होता है। और थरूर इसका खूब इस्तेमाल करते हैं ताकि पढ़ने वाले की रुचि बनी रहे। अब वापस उस मुद्दे पे आते हैं, इंडियनिज्म्स। आपने कहा थरूर इन्हें गलती नहीं मानते हैं। हाँ, सारांश यही बताता है, वो इसे हिंद इंग्लिश की एक पहचान मानते हैं। ये नजरिया अहम क्यों है? ये आज के ग्लोबल जमाने में बहुत जरूरी है। देखिए, ये भाषा की विविधता को स्वीकार करने का तरीका है। भाषा कहीं भी जाती है तो वहां के माहौल में ढलती है, बदलती है। इंडियनिज्म्स को सिर्फ गलत अंग्रेजी कह देना, वो भाषा के इस नेचुरल विकास को नकारने जैसा है। तो उनका तर्क ये है कि जैसे अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, वैसे ही इंडियन इंग्लिश की भी अपनी जगह है। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये ज्यादा इंक्लूसिव, ज्यादा यथार्थवादी नजरिया है। अंग्रेजी अब सिर्फ अंग्रेजों की नहीं, सबकी है जो उसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगा? स्टैंडर्ड क्या रहेगा फिर? ये सवाल उठता है, बिल्कुल। भाषाविद बहस करते हैं इस पर थरूर का फोकस शायद आपसी समझ पर ज्यादा है, न कि किसी एक देश के नियमों को आंख मूंद कर फॉलो करने पर। और ऐसा नहीं कि वो नियमों को नकार रहे हैं। सारांश ये भी कहता है कि वो ग्रामर के नियमों, पंक्चुएशन के सही इस्तेमाल, स्पेलिंग की बारीकियों पर भी उतना ही जोर देते हैं। अच्छा, तो वो अराजकता नहीं चाह रहे हैं, बस भाषा की सच्चाई को मान रहे हैं। स्पेलिंग की बात हुई तो अंग्रेजी स्पेलिंग की अजीबोगरीब बातें तो मशहूर है। हाँ, बिल्कुल। सारांश कहता है थरूर इस पर भी बात करते हैं, जैसे ऑफ के कितने उच्चारण हैं, दो, थ्रू, टफ। हाँ, ये तो है। या साइलेंट लेटर्स। थरूर इन गड़बड़ियों को भी दिखाते हैं, जिससे पता चलता है भाषा हमेशा लॉजिक से नहीं चलती। इतिहास, संयोग, परंपरा, सबका हाथ होता है। तो कुल मिलाकर इस सारी बातचीत और सारांश को देखें तो निचोड़ क्या निकलता है? व्हाट्स द टेक अवे? निचोड़ ये है, जैसा सारांश भी कहता है, कि ये किताब एक तरह से एक दावत है उन सब के लिए जिन्हें शब्दों से लगाव है, जो भाषा की पहेलियों में, उसके इतिहास में, उसकी बारीकियों में रोमांच ढूंढते हैं।
ये सिर्फ नियम नहीं सिखाती बल्कि भाषा के लिए एक प्रशंसा जगाती है। मतलब ये अंग्रेजी की विविधता, उसकी कमियां भी, उसकी खूबसूरती भी, सबको एक साथ लेकर चलती है एकदम। और ये पढ़ने वाले को न्योता देती है कि आओ शब्दों की इस जादुई दुनिया में उतरो, इसमें खो जाओ। ये आपको भाषा को सिर्फ एक औजार की तरह नहीं बल्कि अपने आप में एक दिलचस्प विषय की तरह देखने को प्रेरित करती है। तो आज की इस चर्चा से ये बात तो साफ है कि शशि थरूर की अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, जैसा हमारे स्रोत सारांश ने बताया, भाषा को सिर्फ नियमों की एक सूखी किताब नहीं मानती है। ये इसे एक रंगीन, रोमांचक यात्रा की तरह पेश करती है। बिल्कुल, ये अंग्रेजी के कई ऐसे पहलू सामने लाती है जिन पर हम शायद रोज ध्यान नहीं देते। दूसरी भाषाओं से आए शब्द, उनकी कहानियां, दुनिया भर में अंग्रेजी के बदलते रूप, खासकर हमारी अपनी इंडियन इंग्लिश, व्याकरण और स्पेलिंग की वो मजेदार बातें जो हमें कभी-कभी चकरा देती हैं, और रोज की भाषा की अपनी अजीबोगरीब आदतें। और सबसे बढ़कर, जैसा सारांश ने बार-बार कहा, ये सब जानकारी की तरह नहीं परोसा गया है। इसे उदाहरणों से, किस्सों से, शब्दों की उत्पत्ति की कहानियों से और थरूर के अपने पर्सनल अनुभवों से सजाया गया है, जो इसे पढ़ने में मजेदार और यादगार बनाता है। हाँ, यही बैलेंस इसे खास बनाता है। ज्ञान भी, मजा भी। भाषा के लिए एक उत्साह पैदा होता है इसे पढ़कर। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हमने अंग्रेजी शब्दों की दुनिया देखी, उसकी परतें, उसकी कहानियां। क्या हमारी अपनी मातृभाषा में, हिंदी हो या कोई और, क्या उसमें भी शब्दों की ऐसी ही अनगिनत, अनदेखी कहानियां नहीं होंगी? ये बहुत अच्छा सवाल है। यकीनन होंगी। हर भाषा का अपना सागर है, अपना इतिहास, अपना विकास, अपनी खास अभिव्यक्तियां। हम रोज हजारों शब्द इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही रुककर सोचते हैं कि ये शब्द कहाँ से आया, इसका असली मतलब क्या था, ये कैसे बदला। सही कहा। शायद हर भाषा अपने आप में एक आश्चर्य लोक है, बस उसे खोजने की जरूरत है। बिल्कुल, हो सकता है हमारे अपने शब्द भी ऐसे ही रोमांचक कहानियां सुनाने का इंतजार कर रहे हों। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। निश्चित रूप से। ये चर्चा शायद हमें अपनी भाषाओं को भी एक नई नज़र से देखने की प्रेरणा दे, उनके शब्दों की गहराई में झांकने की। हर शब्द एक खिड़की हो सकता है, इतिहास में, संस्कृति में, मानव मन में,